गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो है हमारा, जो हमने कल थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस किया था, मेजरमेंट्स ऑफ पावर्टी। कि कल तो हमने ब्रीफ में बताया था कि गरीबी को मापते कैसे हैं। आज हम थोड़ा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पावर्टी के टाइप्स जो हमने कल भी डिस्कस किए थे, दो टाइप्स थे हमारे। पहला था एब्सोल्यूट पावर्टी और दूसरा है रिलेटिव पावर्टी। अब आगे इसको डिवाइड किया गया है, इन दोनों पावर्टी इंडेक्स को। एब्सोल्यूट पावर्टी को जो है ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स बोला है, और इस तरफ जो है पावर्टी लाइन है। और पावर्टी लाइन भी आगे जो है तीन पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि आपका फूड पावर्टी लाइन है, और इधर आपका नॉन फूड पावर्टी लाइन है, और इधर तीसरा जो आपका नेशनल पावर्टी लाइन भी है। और रिलेटिव पावर्टी जो है आपकी एक ही इसका मेजरमेंट है, जिसको हमने गिन्नी इंडेक्स, जिसको हम गिन्नी सूचकांक बोलते हैं हिंदी में, उसके द्वारा इसको मापा जाता है। तो ये आपको एग्जाम में डिटेल में लिखने हैं जो पावर्टी के मेजरमेंट्स है। आप फिर से देख लो। पहला तो है एब्सोल्यूट पावर्टी इंडेक्स, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एचपीआई। दूसरा है आपका पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन जो है तीन टाइप की है, एक तो फूड पावर्टी लाइन, दूसरा नॉन फूड पावर्टी लाइन, तीसरा है नेशनल पावर्टी लाइन। तो इसमें जो पहला दिया गया है आपका HPI ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, इसमें बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, मेडिकल फैसिलिटी, वो सारी चीज़ें इसमें ली जाती है ऑन एंड एवरेज। ठीक है। दूसरा जो है पावर्टी लाइन, इसका आपको पता है गरीबी रेखा का। जैसे कि ये गरीबी रेखा कई तरीके से डिसाइड हो सकती है। एक तरीका तो ये है कि हम जो है इसमें पैसों के हिसाब से सेट कर दे। हम ये मान के चलते हैं कि भाई एक दिन में एक आदमी को गुजारा करने के लिए 80 रुपये सफिशेंट है, ये हमने मान लिया। ये मैं आपको पावर्टी लाइन की डेफिनेशन दे रहा हूँ कि एक दिन में एक आदमी को 80 रुपये तो कम से कम चाहिए। तभी अगर उसकी इनकम जो है एक दिन में 80 रुपये से ज़्यादा है, तो वो जो है APL है, मतलब कि अबोव पॉवर्टी लाइन। अगर उसकी 80 रुपये से कम है, तो उसके जो है वो क्या है, BPL है, मीन्स बिलो पावर्टी लाइन। तो ये तो बात हुई आपकी पैसों के हिसाब से। एक दूसरा तरीका ये है कि क्यों ना हम पावर्टी लाइन जो है कैलोरीज के हिसाब से सेट कर सकते हैं, कि जैसे शहरों में जो है पर डे की 2600 कैलोरी चाहिए, और गांव में जो है 3000 कैलोरीज चाहिए। तो अब हम में से कोई पूछ सकता है कि सर शहरों में कम कैलोरीज क्यों और गांव में ज़्यादा क्यों? वो इसलिए कि शहरों में जो फिजिकल वर्क है वो कंपेरेटिवली कम होता है गांव से, क्योंकि शहरों में बेसिकली लोग इतना फिजिकल वर्क नहीं करते जितना गांव में करना पड़ जाता है। तो इसलिए गांव के लोगों को ज़्यादा कैलोरीज की जरूरत है पर डे बेसिस पे। फिर आपका नॉन फूड पावर्टी लाइन, इसमें आपका वही आ गया कि
फूड को छोड़ के कुछ और मेजरमेंट ले लिया, जैसे वेलफेयर ले लिया, जैसे कि भाई अगर किसी बंदे के पास मकान नहीं है तो वो गरीब है, या किसी बंदे के पास जो है एजुकेशन पे एक्सेस नहीं है या हेल्थ सर्विस नहीं है उसके पास, तो वो गरीब है। उसके बाद है नेशनल पावर्टी लाइन। ये ऐसी पावर्टी लाइन है जिसको एवरेज निकाला जाता है, मतलब ये जो पावर्टी लाइन होगी ये पूरे देश में लागू होगी। जैसे कि मान लीजिए 62 रुपये है, 62 रुपये जो है नेशनल पावर्टी लाइन है इंडिया में, ये हर स्टेट पे लागू होती है। तो ये तो था आपका एब्सोल्यूट पावर्टी को मेजर करने का तरीका। अब आपका रिलेटिव पावर्टी, जिसको हम लोरेंज कर्व से मापते हैं, इसमें मैंने कल भी आपको बताया था कि बेसिकली इसमें हमको जो है कंपैरिजन करना होता है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ये हम कल पढ़ चुके हैं एब्सोल्यूट पावर्टी और ये सारी चीजें। अब इनको हम थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, आगे वाली स्लाइड में चलते हैं। स्लाइड नंबर 5। अब ये यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज पावर्टी लाइन? गरीबी रेखा क्या है? ए क्रिटिकल थ्रेशोल्ड ऑफ इनकम, कंजप्शन और मोर जनरली एक्सेस टू गुड एंड सर्विस बिलो विच इंडिविजुअल आर डिक्लेयर टू बी पुअर। कि भाई एक ऐसा स्तर, एक ऐसा लेवल जिससे नीचे के जो लोग हैं, जिनका जिनके पास उस स्तर से नीचे इनकम है या उस स्तर से उनके पास सर्विस है, उनको गरीब डिक्लेयर किया जाता है। इट रिप्रेजेंट ए मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इन ए गिवन सोसाइटी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। पावर्टी लाइन का मतलब ये है कि भाई कम से कम इतनी चीजें तो किसी के पास होनी ही होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, यूएसए में ये मानते हैं कि भाई हर आदमी के पास गाड़ी होनी चाहिए खुद की। ये उनके लिए क्या है? पावर्टी लाइन है। जब जिनके पास गाड़ी नहीं है तो हुए पुअर अकॉर्डिंग टू यूएसए, और जिनके पास गाड़ी है तो वो हुए बीपीएल। तो ये हर देश में एक अलग अलग लेवल है। अब ये आगे कह रहा है कि पावर्टी मेजर्स की गरीबी को कैसे कैसे हम इसमें माप सकते हैं। तो पावर्टी मेजर्स में पहला तरीका है हेड काउंट रेशो, दूसरा है पावर्टी गैप रेशो, तीसरा है इनकम गैप रेशो, और फोर्थ है फोस्टर ग्रीयर थ्रोबैक क्लास। ये 4 मेजर हैं, इनके बारे में हम ध्यान से पढ़ते हैं। पहला है हमारा हेड काउंट रेशो। इसका मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल बिलो पावर्टी लाइन एज ए रेशो ऑफ टोटल पॉपुलेशन। मतलब कि ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। इसमें क्या लेते हैं, जैसे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, HCR मीन्स हेड काउंट रेशो इक्वल टू HC डिवाइडेड बाय नंबर। यानी कि यहाँ पे HC जो है, हमने यहाँ पे गरीब मान लिया कि भाई इतने लोग जो है गरीब है। ये मान लेते हैं कि हमने HC की जगह 50 ले लिया, ठीक है, और हमने जो है N की जगह पे जो है 100 ले लिया। तो अगर आप इसको अब डिवाइड करके देखोगे तो कितना आ रहा है? हाँ, तो ये ऐसा आ रहा है कि भाई 50% लोग जो है गरीब है। मतलब ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। आप एक जगह तो टोटल पॉपुलेशन लोगे, टोटल पॉपुलेशन ले लिया आपने 100, और एक जगह पे उसके आप डिवाइड करोगे जितने गरीब लोग हैं उसमें, तो वो परसेंटेज आ जाएगा। अब जैसे मैंने 50 गरीब लिए, टोटल पॉपुलेशन 100 थी, तो मतलब 50% पावर्टी है। ये ऐसे निकल गया, सिंपल सा फॉर्मूला है। ड्रॉबैक, इसमें कमी क्या है? तो इसमें लिखा है फेल्स टू कैप्चर द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल इनकम फॉल्स बिलो पावर्टी लाइन। जैसे कल भी बताया था, जो गरीबी की गहनता है, जो गहराई है, वो इस फॉर्मूले में नहीं पता लगती। अगर मान लीजिए पावर्टी लाइन 50 रुपए है, तो अगर जिसकी इनकम 49 है, 49, उसको भी ये गरीब मान रहा है। जिसकी इनकम 1 रुपए है, उसको भी ये गरीब मान रहा है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है, ये नहीं बता रहा कि कौन कितना गरीब है। तो ये तो हुआ ये मेथड। अब दूसरा मेथड है पावर्टी गैप रेशो। अब ये क्या चीज है? डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एवरेज ऑफ इनकम नीडेड टू गेट ऑल पुअर पीपल टू द पावर्टी लाइन डिवाइडेड बाय द मीन इनकम ऑफ द सोसाइटी। इसमें हम क्या लेंगे? एक तरह से हम एवरेज इनकम निकालते हैं। एवरेज इनकम हमने ऐसे निकाल ली कि भाई जैसे किसी के पास 100 रुपए तो होने चाहिए, लेकिन हमने जैसे निकाली 10 लोगों की इनकम, तो किसी की 50 आ रही है, किसी की 20 आ रही है, किसी की 80 आ रही है, किसी की 70 आ रही है। तो उनका जो उन लोगों का जो गैप होगा ना,
जितना जितना, जैसे जिसकी इनकम 70 है तो मतलब 30 रुपए का गैप है, जिसकी इनकम 50 है तो मतलब 50 रुपए का गैप है। तो ये गैप जो है निकाल के हम इसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना है। अब ये इसका फॉर्मूला दिया भी हुआ है, ये आप ध्यान से देख लेना। अब आगे चलते हैं। फिर है आपका इनकम गैप रेशो। Deficit the total shortfall of the poor from the poverty line divided by the total income required to bring all the poor people to the poverty line। इस मेथड का मतलब ये है कि जैसे हमने पिछले मेथड में बताया था कि किसी की 70 इनकम है, किसी की 20, किसी की 50। तो ऐसे कैसे आ रहा है कि पहले आदमी की जो इनकम है वो 100 रुपए से 30 रुपए कम है। तो इस इनकम गैप का रेशियो का मतलब ये है कि ये रेशियो आपको ये बताएगा कि इतने लोगों को इतने पैसे देने पड़ेंगे तब वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएंगे। इनकम गैप रेशियो का मतलब ये है कि उनको हम कितनी इनकम दे जिससे कि वो बीपीएल से एपीएल हो जाए। जैसे पहले इंसान को 30 रुपए देने पड़ेंगे, दूसरे इंसान के 50 है तो उसको 50 और देने पड़ेंगे, तीसरे के 20 है तो उसको 80 देने पड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे जितने उनको रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए गरीबी रेखा से उठने के लिए वो हम इनकम गैप रेशियो में निकालते हैं। फिर इसका ड्रॉबैक, इसमें कमी क्या है? बोथ पीजीआर एंड आईजीआर ओनली कैप्चर द पर कैपिटा इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, एचसीआर डज नॉट सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। कि इसमें जो है पर कैपिटा इंटेंसिटी इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। फोस्टर थ्रोबैक क्लास distributional sensitivity is achieved by raising the poverty gaps to a power 4a0। this measure PAG uses the head count ratio। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें जो है इनक्वालिटी कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पुअर तो हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरत किन को है। जैसे मान लीजिए कि 100 गरीब है किसी देश में, तो हम क्या करेंगे, उनका एक डिवीजन बना लेंगे। जो एक तो है एवरेज पुअर, एक है एक्सट्रीम पुअर, एक है नॉर्मल पुअर। तो सबसे पहले हम जो है एक्सट्रीम जो पुअर होंगे, जो बिल्कुल ही गरीब है, उनको देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि सबसे ज़्यादा गरीब ये है, और फिर उनकी जो है इनकम उनको प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ जाए। तो ये मेथड काफ़ी अच्छा है कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको सबसे पहले उसको हेल्प करने की जरूरत इसमें रहेगी। तो ये जो पिछले मेथड थे ये थे आपके पॉवर्टी को मापने के मेथड, ये जो गए। अब ये जो अगला टॉपिक है ये है हमारा व्हाट इज इनइक्वालिटी। कल भी मैंने इसके बारे में बात की थी, आर्थिक असमानता। तो एक ये पिक्चर है इसमें, और पिक्चर ध्यान से देखो, ये पिक्चर क्या कह रही है। एक तरफ तो बहुत सारे इंसान लटके हुए हैं और दूसरी तरफ एक बंदा जो है पैसे की बोरिया भर के जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई बहुत सारी पॉपुलेशन तो एक तरफ और एक बंदा एक तरफ, तो ये होती है आपकी इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज द फंडामेंटल डिस्पैरिटी that permits an individual certain marital choice while denying another individuals those very same choice। इनइक्वालिटी का मतलब यही है कि भाई दूसरे के हक मारना है, दूसरे की चॉइस छीनना, अगर सिंपल शब्दों में आपको कहूँ। और ये अगली स्लाइड में लिखा हुआ है द टॉप 10% ऑफ अर्नर्स अकाउंट फॉर नियरली 50% ऑफ टोटल पे। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया के जो 10% लोग हैं उनके पास दुनिया की आधी यानी 50% दौलत है। तो ये किसको शो कर रहा है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को। अब यहाँ पे आते हैं जी इनइक्वालिटी को मापने के तरीके कि इनइक्वालिटी कैसे कैसे मापी जाती हैं। तो 4 इसमें सिद्धांत लिए गए हैं। पहला है एनोनिमिटी प्रिंसिपल, दूसरा है पॉपुलेशन प्रिंसिपल, तीसरा है रिलेटिव इनकम प्रिंसिपल और फोर्थ है द डाल्टन प्रिंसिपल। एनोनिमिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? इट डज नॉट मैटर हु अर्न्स द इनकम। एनोनिमिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई परिवार में कौन कितना कमा रहा है इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस इनकम होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज पॉपुलेशन प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन साइज डज नॉट मैटर, proportion of population that earns different levels of incomes matter।
देखो पहले जो एनोनिमिटी मैटर्स प्रिंसिपल था उसमें क्या था कि कौन कितना कमा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है ये हो सकता है कि किसी लड़के के लिए रिश्ता आ रहा है, सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ, उसके पास दो लड़कों की चॉइस आई है। एक तो है डॉक्टर जिसकी मंथली इनकम जो है 50,000 रुपये है, ठीक है, और दूसरा एक और लड़का है उसकी भी इनकम 50,000 है, लेकिन वो गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है और भी उल्टे सीधे काम धंधे करता है। तो सीधी सी बात है उससे तो कोई शादी करेगा नहीं, डॉक्टर से ही करेगा। तो इसमें जो कहा गया है कि इनकम कौन कितनी कमा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में फर्क पड़ता है कि कौन सीधे तरीके से काम करके पैसे कमा रहा है। दूसरा, हाँ, दो दूसरा आपका प्रिंसिपल है पॉपुलेशन प्रिंसिपल। इसमें ये है कि हम जो है क्लास देखते हैं कि कौन से एज ग्रुप के लोग जो है काम करके पैसा कमा रहे हैं। तीसरा है इसमें रिलेटिव इनकम प्रिंसिपल। इट स्टेट दैट द रिलेटिव इनकम शुड मैटर नॉट द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ दीज इनकम्स। Fourth is the Dalton principle. It states that in an income distribution, a regressive transfer will lead to increase inequality. तो ये कहता है कि भाई इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका हो रहा है अगर वो काफी रिग्रेसिव ऑर्डर में है तो आपकी इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी। उसके बाद आता है कि रिलेटिव वाला बेसिकली कंपेयर करते हैं एक सोसाइटी का दूसरे के साथ, ठीक है, और डाल्टन में मैंने बताया कि भाई कौन सी क्लास उसमें ज्यादा इनकम सफर कर रही है। फिर आपका लॉरेंज कर्व, डायग्रामेटिक वे टू डिपिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एनी सोसाइटी। लॉरेंज कर्व से हम किसी देश में किसी सोसाइटी में ये देख सकते हैं कि इनकम कैसे कैसे बटी हुई है। अब इसका एक डायग्राम होगा, हाँ ये डायग्राम ध्यान से देखो और सब अपना इसको चाहे कॉपी में बना लो, ये एग्जाम में आपको बनाना है। ये लॉरेंज कर्व है। तो इसमें ये दो एक्सिस दिए गए हैं, ये एक्सिस है यहाँ पे इन्होंने ली है पॉपुलेशन, कम्युलेटिव पॉपुलेशन, और यहाँ पे ली है कम्युलेटिव इनकम। अब इसका आप रिलेशन देखो, ये जो लाइन है ब्लैक वाली, ये वाली लाइन जो जा रही है ब्लैक कलर की, ये है लाइन ऑफ इक्वालिटी, यानी कि ये समानता की रेखा है। तो अब अगर आप देखोगे ये जैसे कि पॉपुलेशन 20 है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं तो ये ऐसे ऐसे जा रही है, 40 है तो 40 है, 60 है तो 60 है। लेकिन किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि लाइन ऑफ इक्वालिटी ऐसी मिले, किसी भी देश में नहीं है, कहीं ना सब जगह आपको आर्थिक असमानता देखने को मिलेगी, गरीबी देखने को मिलेगी। अब ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसमें, ये ब्लू कलर की लाइन जो है लाइन ऑफ इक्वालिटी से दूर जा रही है। तो मतलब ये क्या है, ये एक गैप दिखा रही है। ये इस ब्लैक लाइन से ये ब्लू लाइन जितनी ज्यादा दूर होगी उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटी होगी। जितनी ये लाइन इससे दूर जाती जाएगी, जैसे एक ब्लू लाइन तो कम दूर है काली वाली से, लेकिन जो ये रेड लाइन है ना ये काफी दूर है ब्लैक वाली से। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आर्थिक असमानता है ज्यादा है, और यहाँ पे जहाँ पे भी ये कर्सर है यहाँ पे कम है। तो ये होता है जो आपका लॉरेंज कर्व, जो कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। हाँ, रेड वाला जो है ज्यादा आर्थिक असमानता दिखा रही है, ब्लू वाली उससे कम है, ये इसमें है। अब मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी, देयर आर 5 मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी टेकन इन कंसिडरेशन। इसमें जो है 5 मेजरमेंट लिए गए हैं। पहला है रेंज, दूसरा है कुजनेट रेशियो, तीसरा है द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, फोर्थ है द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फिफ्थ है द गिनी कोफिशिएंट। अब ये हमें ध्यान से देखना है ये डायग्राम, गिनी कोफिशिएंट भी ऐसे ही है, ठीक है। अगर जैसे मैं अपना ये लेके जाऊं इधर, नीचे ने क्या ले रखा है, द कम्युलेटिव शेयर्स ऑफ पीपल फ्रॉम लोअर इनकम, और इस तरफ लिया इन्होंने कम्युनिकेशन शेयर ऑफ द इनकम एंड डिमांड परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन समथिंग कॉल्ड 55 डिग्री। एक सेकंड रुको। तो ये डायग्राम ध्यान से देखो, ये जो लॉरेंज का ये जो लाइन है ना, ये तो क्या है, इक्वालिटी की लाइन है, समानता की लाइन है, सीधी सी बात है। इस लाइन में ये आर्थिक समानता को शो करता है, और जैसे पिछले डायग्राम में था, ये देखो ये दूसरी लाइन है लॉरेंज कर्व, ये इससे दूर होता जा रहा है, ये देखो
तो ये जो येलो कलर का गैप है इसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं, इसको हम गिनी इंडेक्स भी बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया का है, किसी देश में ये इससे भी ज़्यादा गैप हो सकता है, किसी देश में इससे कम भी गैप हो सकता है। तो ये जो येलो कलर का पोर्शन है ये किसको दिखा रहा है, गिनी इंडेक्स को। फिर है द रेंज given by the difference in the incomes of the richest and the poorest individual divided by the mean r is equal to ym minus y1 divided by u। इसमें हमें क्या करना है, रेंज का मतलब क्या है, हम जो टॉप के पर्सन है उनकी इनकम ले लेंगे। कि मान लीजिए हमने 5 बंदे ऐसे लिए जिनकी इनकम सबसे ज्यादा है, तो वो इनकम ऐसे हो सकती है 1000, 900, 800, 700, 600। 5 की तो इनकम ये आ गई जो रिचेस्ट है। फिर हम जो लास्ट के 5 होंगे सबसे कम इनकम वाले, जैसे कि 5, 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए। तो हमने सबसे हाईएस्ट वालों को ले लिया, सबसे लोवेस्ट वाले को ले लिया और फिर उनको डिवाइड कर दिया टोटल टोटल पॉपुलेशन से, तो वो क्या निकल जाएगी, रेंज निकल आएगी। ठीक है, तो ये तो ऐसा था रेंज निकालने का प्रिंसिपल। फिर है कुजनेट्स रेशो, इंपॉर्टेंट है। रेफर्स टू द शेयर ऑफ इनकम ओन्ड बाय द पुअरेस्ट 20 to 40% of the population or the richest 10% or more commonly to the ratio of the shares of the income to the richest x to the poorest y। अब ये डायग्राम ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है इसमें एक तरफ लिया गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरी तरफ लिया गया है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये जो कर्व है ये कैसा है, इन्वर्टेड यू शेप कर्व है ये देखो, जैसे उल्टा यू होता है ना, पहले इस तरफ हमने पर कैपिटा इनकम ली है। तो इसमें क्या जिक्र हुआ है कि जब किसी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उद्योग लगने स्टार्ट होंगे, तो इनकम बढ़ेगी, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है इनकम इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक लेवल के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन टॉप पे पहुंच जाएगा, वहां पे जाने के बाद क्या होगा, इनकम फिर से डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, तो एक बार तो इनकम इंक्रीज हुई, टॉप पे गई, और उसके बाद लास्ट में जो है नीचे की तरफ आ रही है। तो इसे बोलते हैं कुजनेट्स इन्वर्ट रेशो या कुजनेट्स इन्वर्टेड यू शेप रेशो। फिर आपका द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कंसीडर द इंटायर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, inequality is proportional to the distance from the mean income where u stand for mean income and n is the total people incentive to the Dalton principle। इसमें क्या है कि इसमें भी वही बात होनी है कि हमें एवरेज इनकम देखनी है कि सोसाइटी में कितनी होनी चाहिए। अब हमने ये मान लिया कि 100 रुपए होनी चाहिए, तो किसी की इनकम 20 है, किसी की 50 है, किसी की 70 है, तो हम जो है इसमें वो निकाल लेंगे कि कितने और हमें उनको पैसे देने की जरूरत है ताकि उनका लेवल जो है 100 रुपए से ऊपर का हो जाए। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में हमारी ये चीजें को देखने को मिलती है। The coefficient of variation nothing but the standard deviation divided by the mean so that only the relative income matters satisfy all the 4 principle including the Dalton principle। ये इतना important नहीं है, फिर भी आप इसको रट लेना ध्यान से। तो ये यहाँ तक था, ये पीपीटी में आपके साथ शेयर भी कर दूँ ग्रुप में, और ये इम्पोर्टेंट है। ये आज का आपका टॉपिक था जो आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और एग्ज़ाम में आने किसके चांसेस है काफ़ी सारे। और आज सुबह ग्रुप में मैंने 2 बुक शेयर की है, मेरे पास हिंदी मीडियम में बुक नहीं है, तो मैंने वो 2 बुक डाली है, एक उसमें एम एल झिंगन की है, एक उसमें टुडेलो एंड स्मिथ की है। तो उसमें जो जो आपको टॉपिक सिलेबस में मैच हो रहे हैं उसका प्रिंट निकलवा लेना। और हिंदी मीडियम के मेरे पास अभी कोई बुक है नहीं है फिलहाल, अगर मेरे पास कुछ हिंदी मीडियम में आता है तो मैं आपको ज़रूर दूँगा। तो ये क्लास खत्म होने के बाद ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उधर इसको ध्यान से पढ़ लेना और इसको एग्जाम में अच्छे से पढ़ के जाना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगे।
तो एक बार मैं अटेंडेंस ले लूँ। आज 27 बच्चे जो हैं कनेक्टेड हैं, तो एक बार आपकी अटेंडेंस भी ले ली जाए। अब तो अब्सेंटी मार्क होगा फिर। अब तो जो लास्ट में अटेंड कर रहा है क्लास ये